अमन, तुम मेरे लिए कोई आम इंसान नहीं हो, तुम मेरे मसीहा हो। अमन ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभाला और दूसरे हाथ से जया का हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारा पति हूँ जया, और मेरा कर्तव्य है तुम्हारी सुरक्षा करना। अगर सच कहूँ तो अब ये सिर्फ कर्तव्य नहीं रह गया। अमन की आवाज धीमी और जज्बाती हो गई थी। जया के दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर क्या है? उसने धड़कते दिल से पूछा। अमन ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। ये दीवानगी है जया। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारे दर्द ने मुझे दीवाना बना दिया है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। जया का चेहरा लाल पड़ गया। उसने शर्माकर बाहर देखना शुरू कर दिया, मगर उसके होठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। सफर जारी था। रात के काले साए जैसे रास्ते पर बिखर रहे थे, मगर उन दोनों की जिंदगी में अब सवेरा आने वाला था। दोनों एक नए सफर पर निकल पड़े थे। अमन की गाड़ी पहाड़ी के रास्ते से होती हुई एक वीरान मगर खूबसूरत फार्म हाउस के गेट पर जाकर रुकी। ये डॉक्टर राजेश का प्राइवेट क्लिनिक और रहने का महल था, जहां शहर के शोर शराबों से दूर मरीजों का इलाज किया जाता था। गाड़ी रुकते ही अमन जल्दी से उतरा और जया की तरफ का दरवाज़ा खोला। जया सीट से टेक लगाए बेहोशी की हालत में थी। सफ़र की थकान, दवाइयों का असर खत्म होने की वजह से उसका जिस्म टूट रहा था। अमन ने नरमी से उसे आवाज़ दी, जया हम पहुंच गए हैं, उठो। जया ने मुश्किल से आंखें खोली। अमन का सहारा लेकर बाहर निकली। सामने आंगन में डॉक्टर राजेश खड़े थे, जिन्होंने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया। उन्होंने जल्दी से जया की हालत भांप ली और अमन ने जया को बाजू से थाम रखा था, क्योंकि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। डॉक्टर राजेश उन्हें अंदर कमरे में ले गए और बैठा दिया। जया का चेकअप शुरू हो गया। अमन बेचैनी से पास खड़ा था। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, अमन तुम ठीक कह रहे थे, उसके खून में खतरनाक हद से भी ज़्यादा नशा और केमिकल मौजूद है। हमें जल्दी ही डिटॉक्स शुरू करनी होगी, मगर ये इलाज बहुत तकलीफ से भरा होगा। क्या तुम तैयार हो? अमन ने जया की तरफ देखा, जो खाली नज़रों से छत को ही घूर रही थी। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ डॉक्टर, बस मुझे मेरी जया वापस चाहिए, सही सलामत। इलाज शुरू हुआ तो जया की हालत बिगड़ने लगी। जैसे ही उसके जिस्म से जहर का असर कम होने लगा, उसके नसों ने बगावत कर दी। वह चीखने लगी और अपने हाथों से बेड की चादर को नोचने लगी। अमन, मुझे वो दवाई चाहिए, मेरी जिस्म में आग लगी है, मुझे बचा लो, जया ने तड़पते हुए कहा। अमन आगे बढ़ा और उसके दोनों हाथ थाम लिए। जया, खुद पर काबू रखो, बस थोड़ी देर की हिम्मत और। जया ने अमन को जोर से धक्का दिया, उसका कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में जुनून था। तुम झूठे हो, तुम मुझे मारना चाहते हो। विनोद अंकल ठीक कहते थे, तुम मेरे दुश्मन हो। लाओ मेरी दवाई, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। जया बेड से नीचे गिर गई, अपना सिर जमीन पर मारने लगी। अमन का दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर उसने कमजोरी नहीं दिखाई। वह जमीन पर बैठ गया और जया को मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। मार लो मुझे जया, जितना मारना है मार लो, मगर मैं तुम्हें वह जहर दोबारा नहीं दूंगा। अमन ने उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। जया चीख रही थी, रो रही थी, अमन के सीने पर मुक्के बरसा रही थी, मगर अमन पत्थर की चट्टान बनकर उसे थाम रहा था। धीरे धीरे जया की हालत सुधरने लगी और वह अमन के बाजू में ही ढलक गई। उसके आंसू अमन के कमीज को भिगो रहे थे। अमन ने उसके पसीने से भीगे हुए माथे को चूमकर कहा, मैं यही हूँ जया, तुम अकेली नहीं हो। ये रात भी बीत जाएगी, सवेरा जरूर आएगा। 2 हफ्ते बीत चुके थे। फार्म हाउस की हवाओं में एक सुकून था। जया अब अपने पैरों पर खड़ी थी। उसके चेहरे के पीलापन खत्म हो चुका था और उसकी जगह सेहतमंद लाली ने ले ली थी। वह बेंच पर बैठी पहाड़ों को देख रही थी, जहाँ सूरज ढल रहा था। अमन 2 चाय के कप लेकर वहाँ आया, खामोशी से उसके पास बैठ गया। जया ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था, बल्कि एक गहरा ठहराव और जज्बा था। धन्यवाद अमन, जया ने कप थामते हुए कहा। अमन मुस्कुराया। धन्यवाद किस लिए? जया ने गहरी सांस ली। मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस लाने के लिए। मुझे याद है उन दिनों तुमने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। तुम रातों को जागते रहे, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, मेरी उल्टियाँ साफ की, मेरी गालियाँ सुनी। जया की आवाज़ भर आई। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया अमन। अमन ने अपना कप साइड पर रखा और जया का हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुमने मुझे तंग नहीं किया जया, तुम तो खुद परेशानी में थी। जया ने अमन की आंखों में देखा। तुम इतने अच्छे क्यों हो अमन? दुनिया तो ऐसी नहीं है। विनोद अंकल ने मुझे कभी इंसान भी नहीं समझा, फिर तुमने मुझ में क्या देखा? अमन ने उसकी उंगलियों को नरमी से दबाया। मैंने तुम में अपनी दुनिया देख ली जया। जिस दिन विनोद साहब ने हमारी शादी करवाई थी, उसी दिन मैंने सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा।
तब मैं हकीकत से बिल्कुल अनजान था। मैंने ज़िंदगी अकेले ही बिताई थी और जब मैंने तुम्हारी मासूमियत देखी तो ये सिर्फ कर्तव्य नहीं लगा। अमन रुक गया। जया ने धड़कते दिल से पूछा, अब क्या? अमन ने हिम्मत करके उसके चेहरे की तरफ देखा। अब ये दीवानगी है जया, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम्हारे दर्द से, तुम्हारी मासूमियत से और उस ताकत से जो तुमने उन हालत में दिखाई। जया के गालों पर शर्म की लाली फैल गई। उसने नज़रें झुका ली मगर अपना हाथ अमन के हाथ से नहीं खींचा। मुझे नहीं पता मोहब्बत क्या होती है अमन, क्योंकि होश संभालते ही मैंने सिर्फ नफ़रत और साजिश देखी है। मगर मुझे इतना पता है, जब तुम पास होते हो तो मुझे डर नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ। जया ने सिर उठाकर अमन को देखा। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे अमन? अमन ने अपना माथा उसके साथ टिका दिया। हमेशा जया, जब तक सांस है मैं तुम्हारा साया बनकर रहूँगा। दोनों चुपचाप डूबते सूरज को देखते रहे। उनके बीच शब्दों की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी थी। दिलों के तार जुड़ चुके थे और ये मोहब्बत अब उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। अगले दिन डॉक्टर राजेश के ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग चल रही थी। अमन ने अपने वकील दोस्त लोकेश को भी वहीं बुला लिया था। लोकेश ने मेज पर कुछ कागज़ फैलाए और गंभीरता से बोला, जया, आपकी मेडिकल रिपोर्ट बहुत मजबूत है। ये साबित करती है कि आपको जहरीली दवाइयाँ दी जाती रही है, मगर हमारे पास इस बात का सीधा सबूत नहीं है कि ये दवाइयाँ विनोद देता था। वह आसानी से कह सकता है कि डॉक्टर ने लिखी थी या आपने खुद गलती से खा ली थी। अदालत सबूत मांगती है, जज्बात नहीं। जया ने परेशानी से अमन को देखा। तो अब हम क्या करें लोकेश भाई? क्या इस जुल्म का कोई इंसाफ नहीं? लोकेश ने एक फाइल खोली। एक रास्ता है, विनोद को रंगे हाथों पकड़ने का। मुझे खबर मिली है कि विनोद हवेली और ज़मीन बेचने की डील कर रहा है एक बड़ी पार्टी से, और उसके लिए उसे उन कागज़ों पर आपके अंगूठे और आपके साइन चाहिए होंगे, क्योंकि कानूनी वारिस आप हैं। अमन चौंक गया। क्या वह हवेली बेच रहा है? लेकिन जया के बिना वह कैसे बेच सकता है? लोकेश ने कहा, वह जया को दिमागी तौर पर बीमार साबित करके उसका जायदाद का वारिस बन सकता है, या फिर धोखे से उसे अंगूठा लगवा सकता है। मुझे पूरा यकीन है वह दूसरा तरीका अपनाएगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी में समय लगता है। हमें वापस जाना होगा और जया को वही पुरानी एक्टिंग करनी होगी, ताकि विनोद बेफिक्र होकर अपना आखिरी वार करे और हम उसे वहीं दबोच लें। जया का रंग फीका उड़ गया। वापस उस नर्क में? उसने डरते हुए कहा। अमन ने उसका कंधा थपथपाया। डरो मत जया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बार हम तैयारी के साथ जाएंगे। हम पूरे घर में खुफिया कैमरे लगवाएंगे और तुम्हारे शर्ट के बटन में भी एक कैमरा होगा जो सब रिकॉर्ड करेगा। जया ने अमन की आंखों में मौजूद विश्वास को देखा और गहरी सांस भर ली। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं ये सब करूँगी जो ज़रूरी है। मैं अपने पिता की निशानी इस जालिम को बेचने नहीं दूंगी। लोकेश ने पूरा प्लान समझा दिया कि कैसे उन्हें विनोद को विश्वास दिलाना है कि गुरुजी की कोई भी दवाई काम नहीं आई। और जया अभी भी पहले जैसे ही हैं। अमन का दिल अंदर से कांप रहा था कि वह जया को दोबारा गीदड़ के मुंह में ले जा रहा है, मगर इस लड़ाई को जीतने के लिए यही एक रास्ता बचा था। उन्होंने फैसला किया, वे कल सुबह ही निकलेंगे। वापसी का सफ़र बहुत खामोशी में बीता। जया गाड़ी के खिड़की से बाहर बार बार देख रही थी। अमन बार बार उसके चेहरे के भाव पढ़ रहा था। हवेली पास आ रही थी, उसके साथ ही खतरा भी बढ़ रहा था। अमन ने गाड़ी रोकी और जया की तरफ मुड़ा। जया, हम पहुंचने वाले हैं, क्या तुम तैयार हो? जया ने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर झटके से अपने बाल खोल लिए। उसने अपना दुपट्टा आधा पीछे गले में डाल लिया और चेहरे पर वही पुराना डर और खालीपन सजा लिया। उसने अमन की तरफ देखा। अजीब सी हंसी हंसी, गुड्डा तैयार है दूल्हा। अमन का दिल दहल गया। उसकी एक्टिंग इतनी असली थी कि एक पल को वह भी धोखा खा गया। अमन ने गाड़ी गेट के अंदर दाखिल की। विनोद आंगन में बैठा सिगरेट पी रहा था। गाड़ी देखते ही उसके चेहरे पर एक मक्कार मुस्कान फैल गई। अमन ने गाड़ी रोकी, उतरकर जया का दरवाज़ा खोला। जया बाहर निकली और सीधे भागती हुई बाग में तितलियों के पीछे जाने लगी। विनोद ने ये मंजर देखा और तसल्ली की सांस ली। अमन विनोद के पास आया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। नमस्ते सर, हम आ गए हैं। विनोद ने मक्कारी भरी नज़रों से उसे देखा। ठीक है बेटा, सुनाओ। अमन, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? बाबा जी का नुस्खा काम नहीं आया? पैसे बर्बाद करके आ गए हो? अमन ने मायूसी से सिर हिला दिया। सर, हमने तो बहुत कोशिश की, वहाँ रहे, पूजा पाठ कराया, मगर शायद किस्मत में अभी ठीक होना नहीं लिखा। वह वहाँ वैसे ही शोर मचाती रही। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। विनोद ने ठहाका लगाया। मैंने तो पहले ही कहा था, उसका इलाज अब मुमकिन नहीं।
तुम नहीं माने खैर। अच्छा हुआ तुम आ गए हो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। अमन चौंका। जी सर कहिए। विनोद ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज़ में बोला, कल एक पार्टी आ रही है हवेली देखने। मैंने फैसला किया है कि हम ये हवेली बेचकर शहर शिफ्ट हो जाएं। वहाँ बड़े अस्पताल हैं, जया का इलाज भी वहीं हो जाएगा। तुम्हें बस इतना करना है, कल जया को तैयार रखना है और जब मैं कहूँ तो उसे कागज़ पर अंगूठा लगवा देना है। तुम उसके पति हो और तुम्हारी बात वो मान लेगी। अमन का खून खौल उठा, मगर उसने चेहरे पर मुस्कान सजा रखी। जी आप फिक्र ना करें और जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। जया मेरी बात नहीं टालेगी। विनोद ने खुश होकर अमन का कंधा थपथपाया। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ आराम करो। अमन वहाँ से निकला तो उसकी मुट्ठियाँ भिजी हुई थी। बहुत जल्द विनोद आपका ये गुरूर मिट्टी में मिलने वाला है, उसने मन ही मन में सोचा। रात का अंधेरा छा चुका था। अमन अपने कमरे में था। उसने दरवाज़ा लॉक किया, बैग से छोटे छोटे वायरलेस कैमरे निकाले जो लोकेश ने उसे दिए थे। जया बेड पर बैठी उसे देख रही थी। अब वह नॉर्मल थी, मगर चेहरे पर डर के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अमन ये कैमरे कैसे लगेंगे? विनोद अंकल तो हर वक्त जागते रहते हैं। अमन ने उसे तसल्ली दी। वह अपने कमरे में शराब पीकर सो रहे होंगे। मुझे अभी जाना होगा। स्टडी रूम और डाइनिंग रूम में कैमरे लगाने हैं क्योंकि कल डील होगी। अमन ने काली शर्ट पहनी और दबे कदमों से कमरे से बाहर निकला। हवेली के आंगन में चौकीदार सो रहा था। अमन साए की तरह दीवार के साथ साथ चलता हुआ स्टडी रूम की खिड़की तक पहुंचा। खिड़की खुली थी। वह धीरे से अंदर कूद गया। उसने जल्दी जल्दी किताबों की अलमारी, पर्दों के पीछे कैमरे फिट किए। अभी वह आखिरी कैमरा लगा ही रहा था कि उसे बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। अमन का दिल हलक में आ गया। वह जल्दी से डेस्क के नीचे छिप गया। तभी दरवाज़ा खुला और विनोद अंदर दाखिल हुआ। वह फ़ोन पर बात कर रहा था। हाँ सेठ जी, काम पक्का है, कल दोपहर आ जाइए। कागज़ तैयार हैं। वह पागल लड़की अंगूठा लगा देगी और हवेली आपकी। विनोद ने फाइल उठाई और हंसते हुए बाहर निकल गया। अमन ने राहत की सांस ली। उसके माथे पर पसीना छलक आया था। वह कुछ देर वहीं रुका रहा और फिर सावधानी से वापस निकल गया। जब वो कमरे में लौटा तो जया दरवाजे पर ही खड़ी थी। अमन को देखते ही वह उससे लिपट गई। तुम ठीक हो अमन? मुझे बहुत डर लग रहा था, अगर वह तुम्हें देख ले तो। जया का जिस्म कांप रहा था। अमन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं ठीक हूँ मेरी जान, सब ठीक है। कैमरे लग चुके हैं, अब वो कहीं नहीं भाग सकता। अमन ने जया को बेड पर लिटा दिया। खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। डरो मत जया, ये आखिरी रात है। कल का सूरज हमारी जीत लेकर निकलेगा। जया ने अमन का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। मुझे जीत हार का नहीं पता अमन, मुझे बस तुम चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अमन ने उसकी हथेलियों को चूम लिया। मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत मेरी ढाल है। उस रात डर और मोहब्बत की अजीब सी जंग थी। दोनों जागते रहे, एक दूसरे का हाथ थामे आने वाले तूफान का इंतजार कर रहे थे। बाहर हवा तेज चल रही थी, मगर कमरे में दो दिल एक साथ धड़क रहे थे। अगली सुबह हवेली में एक अजीब सी हलचल और चुप्पी का तनाव था। विनोद सुबह से ही नौकरों पर चिल्ला रहा था और ड्राइंग रूम की सफाई करवा रहा था, क्योंकि आज उसकी ज़िंदगी सबसे बड़ी डील होने वाली थी। वह अरबों की जायदाद बेचकर हमेशा के लिए इस देश से फरार होने का प्लान बना चुका था। जया अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने साई को देख रही थी। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। अमन उसके पीछे खड़ा उसके बालों में कंघी कर रहा था। उसका प्यार जया को हौसला दे रहा था। अमन ने कंघी रखकर उसके दोनों हाथों पर हाथ रख दिए और आईना में उसकी आंखों में देखा। जया, क्या तुम तैयार हो? आज हमें कोई गलती नहीं करनी। एक छोटी सी भूल हमारा प्लान बर्बाद कर सकती है। जया ने आईने में अमन की आंखों में देखा, जहाँ सिर्फ विश्वास और गहरी मोहब्बत थी। मैं तैयार हूँ अमन, मैंने 5 सालों से इस दिन का इंतज़ार किया है। सच कहूँ तो अब मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। अमन ने झुककर उसके सिर पर किस कर दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरी जान। तभी दरवाज़ा जोर से खुला और विनोद अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक नया सूट था। अमन, तैयार करो इसे, जल्दी ये कपड़े पहनाओ और ध्यान रखना कि मेहमानों के सामने ये पागल चुप रहे। मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। विनोद ने कपड़े बेड पर फेंक दिए। अमन ने सिर झुकाकर कहा, जी आप फिक्र ना करें, मैंने इन्हें समझा दिया है, ये बिल्कुल चुप रहेगी। विनोद ने जया को घूरा, जो खाली नज़रों से उसे देख रही थी, जैसे उसे कुछ होश ना हो। देख लो इसे अमन, अगर आज इसने कोई गड़बड़ की तो खैर नहीं होगी। विनोद धमकी देकर दरवाज़ा पटकता हुआ चला गया।
अमन ने दरवाज़ा बंद किया, गहरी सांस ली। उसने जेब से छोटा सा बटन कैमरा निकाला और जया की कमीज के कॉलर में बड़ी सावधानी से लगा दिया। ये हमारी सुरक्षा के लिए है जया, बस कुछ देर की एक्टिंग और फिर हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। अमन ने जया के हाथ थाम लिए और उन्हें अपने होठों से लगा लिया। तुम मेरी बहादुर गुड़िया हो और आज तुम ही जीतोगी। जया ने अमन के हाथ को दबाकर अपनी हिम्मत जताई और वह कपड़े पहनने लगी जो विनोद लेकर आया था। आज जंग का आखिरी दिन था, मगर उस जंग में वह अकेली नहीं थी। उसका जीवन साथी उसके साथ था। दोपहर के वक्त हवेली के आंगन में दो बड़ी गाड़ियां आकर रुकी, जिसमें से शहर के मशहूर बिल्डर सेठ बनवारी लाल और उनके वकील उतरे। विनोद ने उनका बड़े अदब से स्वागत किया और उन्हें ड्राइंग रूम में लेकर गया, जहां खाने पीने का इंतजाम किया गया था। सेठ बनवारी लाल ने सोफे पर बैठते हुए इधर उधर देखा। विनोद साहब, हवेली तो बहुत खूबसूरत है, मगर सुना है इसकी असली वारिस आपकी सौतेली बेटी है और वह दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। हमें कल कोई कानूनी समस्या तो नहीं होगी? विनोद हंसा और गिलास भरकर बोला, सेठ साहब, आप किसकी बातों में आ गए हो? आप फिक्र ना करें, मैं उसका कानूनी तौर पर सारा इंतजाम कर चुका हूँ और उसका पति भी मेरा ही नौकर है। वह वही करेगा जो मैं कहूँगा। लड़की तो अपने होश में नहीं है, उसे तो ये भी नहीं पता कि साइन क्या होते हैं। बस अंगूठा लगवाना है, वो मेरा काम है। अमन दरवाजे के पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था। उसने फ़ोन पर लोकेश को इशारा किया, वह तैयार रहे। तभी विनोद ने आवाज़ दी, अमन, ओ अमन, ले आओ जया को, मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। अमन जया को लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। जया ने बाल बिखेर रखे थे, दुपट्टा ज़मीन पर घसीट रही थी। उसकी चाल में ऐसी लड़खड़ाहट थी जैसे वह नशे में हो। उसने अंदर आते ही अजीब सी हंसी और बनवारी लाल की तरफ इशारा किया। अंकल, आपके पास चॉकलेट है? जया ने मासूमियत से पूछा। विनोद ने दांत पीसकर अमन को इशारा किया। संभालो इसे। अमन ने जया का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बिठा दिया। जया, चुप रहो, अंकल मेहमान हैं। जया चुप हो गई। विनोद ने जल्दी से फाइल मेज पर रखी। अच्छा सेठ बनवारी लाल, टाइम खराब ना करें, साइन करवा लेते हैं ताकि आपको कब्जा मिल जाए। विनोद ने स्टाम्प पैड उठाया और जया के सामने रखा। मुस्कुराकर बोला, मेरी प्यारी गुड़िया, यहाँ अंगूठा लगाओ, फिर तुम्हें बहुत सारे खिलौने मिलेंगे। जल्दी करो, शाबाश। जया ने स्टाम्प पैड को देखा, फिर विनोद को और फिर अमन को। अमन की आंखों ने उसे इशारा किया कि अब वक्त आ गया है। कमरे में लगे खुफिया कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, मगर अमन की नज़रें सिर्फ अपनी पत्नी जया पर थी। जया ने अंगूठा पूरा स्याही में डुबो दिया और कागज़ की तरफ हाथ बढ़ाया। कमरे में सबकी सांसें थमी हुई थी। विनोद की आंखों में लालच की चमक थी और उसे लग रहा था उसकी जीत अब बस एक पल दूर है। जया का अंगूठा कागज़ से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर था। फिर वह अचानक रुक गई। विनोद ने बेसब्री से कहा, क्या हुआ गुड़िया, रुक क्यों गई हो? लगाओ अंगूठा। जया ने धीरे से सिर उठाया और इस बार उसके चेहरे पर वो पागलपन या डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी गंभीरता थी जिसने विनोद को चौंका दिया। जया ने मेज पर रखा टिश्यू पेपर उठाया और बड़ी सावधानी से अपना अंगूठा साफ किया। विनोद अंकल, मैं इन कागज़ों पर अंगूठा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये जायदाद मेरे पिता की निशानी है और मैं इसे बेचना नहीं चाहती। जया की ठहरी हुई और साफ आवाज़ सुनकर सेठ बनवारी लाल और उनका वकील हैरानी से उछल पड़े। विनोद का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे लगा जैसे वह कोई बुरा सपना देख रहा हो। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? तुम तो पागल थी। विनोद हकलाया। जया ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। मेरी आवाज़ को कुछ नहीं हुआ अंकल, बस वो नशा उतर गया जो आप पिछले 5 सालों से मुझे जबरदस्ती पिलाते रहे थे। जया अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और विनोद के सामने आकर बोली, आपको क्या लगा था मैं सारी जिंदगी बेवकूफ बनी रहूंगी? आप मेरे पिता की दौलत पर अय्याशी करते रहोगे? मैं पागल ही रहूंगी? विनोद का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया। उसने अमन की तरफ देखा। ये सब तुमने किया है अमन? तुमने दवाई नहीं पिलाई उसे? अमन भी तनकर खड़ा हो गया और जया के बराबर में जाकर उसका हाथ थाम लिया। मैंने उसे दवाई नहीं, जिंदगी पिलाई है विनोद साहब। वह जहर में उसी दिन फेंक चुका था। विनोद गुस्से से पागल हो गया। उसने मेज पर पड़ा गुलदान उठाया और जया की तरफ बढ़ा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमन ने जया को पीछे किया। विनोद का हाथ हवा में ही पकड़ लिया। बस बहुत हो गया विनोद साहब, अब आपका खेल खत्म हो चुका है। तभी दरवाजा खुला। पुलिस इंस्पेक्टर व लोकेश अंदर आ गए। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, रुक जाइए विनोद साहब, आपके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। विनोद ने पुलिस को देखा। उसके हाथ पांव फूल गए।
उसकी सारी अकड़ खत्म हो गई। अमन ने विनोद को धक्का दिया। ले जाइए इन्हें इंस्पेक्टर, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी पर इनका साया भी पड़े। पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया और उसे ले गई। हवेली में सुकून फैल गया। सेठ बनवारी लाल भी माफी मांगते हुए वहां से चले गए। जया वहीं सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू खुशी और राहत के थे। अमन उसके पास बैठ गया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, बस जया, अब रोना नहीं, अब सिर्फ खुशियां मनाएंगे। जया ने अपना सिर अमन के कंधे पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। कुछ दिन बीत गए। कानूनी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। विनोद को जेल भेज दिया गया था और जया को उसकी सारी जायदाद का मालिक घोषित कर दिया गया था। मगर जया के लिए सबसे बड़ी दौलत वो इंसान था जो हर वक्त उसके साथ खड़ा रहा। शाम का वक्त था। मौसम बेहद खूबसूरत था। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। जया और अमन हवेली की बड़ी छत पर खड़े थे। जया ने खूबसूरत क्रीम रंग की जॉर्जेट की साड़ी पहन रखी थी और उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। वह बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। अमन ने जया का हाथ थाम लिया, उसे भीगने से रोकना चाहा। जया हंस पड़ी। पागल हो गए हो अमन, हम तो पहले से ही भीग रहे हैं। अमन ने बिना जवाब दिए उसे एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। उसकी कमर थाम कर उसे अपने और करीब कर लिया। इतना करीब कि हवा का झोंका भी उनके बीच से गुजरना मुश्किल था। इश्क में इंसान पागल ही होता है मेरी गुड़िया, और मैं तुम्हारी मोहब्बत में उस हद तक जा चुका हूँ जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं। अमन की आवाज में शरारत और प्यार का मिला जुला असर था। जया ने अपना सिर उसके चौड़े सीने पर रख दिया, जहां उसकी धड़कनें किसी तूफान की तरह गूंज रही थी। दोनों बारिश में खामोश खड़े थे, जैसे किसी अनकही धुन पर झूम रहे हों। जॉर्जेट की हल्की सिफोन की साड़ी जया के जिस्म से चिपक गई और बारिश की ठंडी बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी। मगर अमन की बाहों की गर्माहट ने जया को अपने घेरे में ले रखा था। अमन का एक हाथ जया की कमर पर मजबूती से था और दूसरे हाथ से उसने उसकी भीगी हुई जुल्फें उसके चेहरे से हटाई। उसकी आंखों में एक गहरी दीवानगी थी जिसे देखकर जया का दिल जोर से धड़क उठा। अमन ने झुककर उसके कान में धीरे से कहा, वादा करो जया, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब तुम मेरी आदत नहीं, मेरी जरूरत बन चुकी हो। जया ने सिर उठाकर उसकी गहरी आंखों में देखा, जहां सिर्फ इश्क का समंदर था। मैं तो उसी दिन तुम्हारी हो गई थी जब तुमने मेरा हाथ थामा था अमन। अब ये हाथ सिर्फ मौत ही छुड़ा सकती है। मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। अमन ने उसे और मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं थी। जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है। आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहें।